Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 21st of September 2023। 21 सितंबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चंस के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जैनिज्म। अब जैनिज्म के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन कितने स्टेटमेंट्स हैं जो सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट गेव द अष्टांगिका मार्ग। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है अनलाइक बुद्धिज्म इट कंडेम्ड द वर्णा सिस्टम। तीसरा कह रहा है इट मेनली एम्स एट द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द वर्ल्डली बॉन्ड्स। तो आपको बताना है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या नन ऑफ द अबव। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, आसान सवाल है, करने की कोशिश करिए। मैं आपको आंसर बताता हूँ। द करेक्ट आंसर इज ओनली वन। केवल एक स्टेटमेंट सही, वो है तीसरा स्टेटमेंट कि इट मेनली एम्स एट द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द वर्ल्डली बॉन्ड। अब अष्टांगिका मार्ग किसने दिया? अब आपको पता है ये बुद्धिज्म ने दिया है। 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिका मार्ग जैसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बुद्धिज्म का है। सेकंड लिखा है अनलाइक बुद्धिज्म इट कंडेम्ड द वर्णा सिस्टम। देखो ये गलत क्यों? क्योंकि देखो बुद्धिज्म ने वर्णा सिस्टम को कंडेम किया था, है ना। जैनिज्म ने इतना ज़्यादा कंडेम नहीं किया था जितना बुद्धिज्म ने किया था। तो इसमें लिखा है अनलाइक द बुद्धिज्म, तो इस कारण से गलत है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरे सवाल पे आते हैं। द टर्म स्टार्टअप इंगेजमेंट ग्रुप सम अप, याद रखेगा ये अभी न्यूज़ में था, आपको बताना है किससे संबंधित है ये। ब्रिक्स, वर्ल्ड बैंक, OECD या G20, स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप सम अप। द करेक्ट आंसर इज G20 से रिलेटेड है ये इंडिया की प्रेसिडेंटशिप में इसको भी एक स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप के रूप में स्टार्ट करने की बात की गई है, सम अप को, है ना। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है G20 के उसके परिप्रेक्ष्य में, तो ये भी आप याद रखेगा। द करेक्ट आंसर इज G20। तीसरा सवाल है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया द टर्म भुक्तिज, विषयाज एंड विथीज रिफर टू। आपको बताना है एंशिएंट इंडिया के कंटेक्स्ट में भुक्ति, विषया एंड विथि ये क्या थे। ऑप्शंस आर ए कॉइन, बी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, सी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, फोर्थ इज बुक्स। तो आप इसको थोड़ा सोचिए, आंसर करने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कितने आपने सही किए। द करेक्ट आंसर इज बी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, ठीक है ना। तो गुप्ता के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू डिवीजन। डिवीजन को कहते थे भुक्ति। भुक्ति जो आता था वो उपरिका के चार्ज में आता था, उपरिका ऑफिसर था। भुक्तिज डिवाइडेड थे फिर डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनको विषयाज बोलते थे, वहाँ पे विषयपति रहता था, है ना। ईस्टर्न इंडिया में भी विषया और ज़्यादा डिवाइडेड थे, जिनको विथीस कहा जाता था, एंड विथीस फिर उसके बाद फिर विलेजेस में डिवाइडेड होते थे। तो इस तरीके से डिवीजन था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम में आते हैं तो एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो बताना था सेगूर एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 12 मेंबर कमेटी अपॉइंट की है। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ने डिक्लेयर किया कि 12 प्राइवेट रिजॉर्ट्स जो हैं अलोंग द सेगूर कॉरिडोर वो इलीगल हैं। सेगूर एलिफेंट कॉरिडोर है, वहाँ पे कुछ प्राइवेट रिजॉर्ट्स थे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट की गई एक कमेटी थी जिसने कहा है कि वो इलीगल हैं। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है इस कमेटी का बैकग्राउंड। तो आप सबको पता होगा कि जैसे सेगूर एलिफेंट कॉरिडोर है, तो एलिफेंट कॉरिडोर का मतलब है कि जहाँ पे एलिफेंट विचरते हैं, और वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन दिस केस, वो बिल्कुल मिनिमम रहे, ठीक है ना। यहाँ पे जो कमेटी है उसका ये कहना था कि जो ये प्राइवेट स्ट्रक्चर्स थे या रिजॉर्ट्स थे, इनके कंस्ट्रक्शन के कारण जो मतलब अनइम्पीडेड मूवमेंट था एलिफेंट्स का, वो मतलब रुक रहा था, इम्पीड हो रहा था नेचुरल मूवमेंट एलिफेंट्स का। इस कारण से जो ये रिजॉर्ट ओनर्स हैं, ये एक तरीके से कहना चाहिए अनलॉफुल स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको कि लीगल डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन डन। सेगूर, अगर मैं आपको बात करूँ तो सेगूर जो एलिफेंट कॉरिडोर है, यहाँ पे सेगूर प्लेटू पे आता है, ये सेगूर प्लेटू रीजन है, वहाँ पर ये आता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सेगूर एलिफेंट कॉरिडोर सर्व एज अ क्रूशियल पैसेज वे फॉर द मूवमेंट ऑफ एलिफेंट्स एंड वेरियस अदर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज बिटवीन डिफरेंट हैबिटेट्स विद इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो किसके अंतर्गत आता है ये? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। एंड द कॉरिडोर इज सिचुएटेड ऑन इन द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल सिगूर प्लेटू। तो सिगूर प्लेटू पर है ये सेगूर एलिफेंट कॉरिडोर। एंड सिगूर प्लेटू क्या है? इट कनेक्ट्स द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिगूर प्लेटू क्या कनेक्ट करता है, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स
पार्ट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ 6300 एशियाटिक एलिफेंट्स फ्रॉम केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन अलग अलग स्टेट्स में मूवमेंट अलाउ करवाता है फिर ये आपका ये सिगूर एलिफेंट कॉरिडोर, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सदर्न साइड पे इसके नीलगिरी हिल्स है, मोयार रिवर वैली है नदर्न साइड पे, प्लेटू जो है वो लो रेनफॉल एरिया पे आता है, पुअर सॉइल होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग सिगूर प्लेटू जो आपको जानना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सेकेंड जो न्यूज़ है वो है यूएन कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल इफेक्ट्स ऑफ जुडिशियल सेल्स ऑफ शिप्स, ठीक है ना। अब ये है यूएन कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल इफेक्ट्स ऑफ जुडिशियल सेल्स ऑफ शिप्स, ठीक है ना। तो रिसेंटली 15 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है यूएन कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल इफेक्ट्स ऑफ जुडिशियल सेल्स ऑफ शिप्स। तो ये कन्वेंशन ओपन किया गया था फॉर सिग्नेचर एट द सेरेमनी इन बीजिंग ऑन September 5, 2023 अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार ये कन्वेंशन ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए एट द सेरेमनी इन बीजिंग एंड 15 कंट्री जिसमें चाइना, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इन्होंने साइन किया इस यूएन कन्वेंशन को। अब ये क्या है यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इफेक्ट्स ऑफ जुडिशियल सेल्स ऑफ शिप्स? तो ये अडॉप्शन का डेट है इसका 7 दिसंबर 2022, सिग्नेचर स्टार्ट हुआ है 5 सितंबर 2023 से। ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट लीगल सर्टेनिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी एट द इंटरनेशनल लेवल बाय क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म रेजिम फॉर इंटरनेशनल इफेक्ट्स ऑफ जुडिशियल सेल्स ऑफ शिप्स। अब देखो जो एक सवाल बड़ा दिमाग में आएगा कि यार जुडिशियल सेल ऑफ शिप्स क्या होता है। तो देखो जुडिशियल सेल का मतलब क्या होता है, कोर्ट सेल एक तरीके से। कोर्ट से मतलब कि सपोज करो मेरे पास ये मेरी शिप है, ये मेरा शिप है, ऐसे ये तो बोट है, पर चलो मान लो ये मेरी शिप है। अब मान लो मैंने उधार लिया था इस शिप को खरीदने के लिए, ठीक है। अब मैं जो शिप का धंधा करना चाहता था उसमें मेरे को प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो मैं क्या है कर्जे में डूब गया हूँ, ठीक है ना। अब सपोज लो एक्स आदमी था जिसने शिप खरीदने के लिए मुझे 1000 करोड़ रुपए दिए थे, ठीक है ना। अब इसको मैं पैसे कैसे चुकाऊंगा? तो क्या होगा, कोर्ट फिर ऑर्डर करेगा कि भैया इस शिप को बेच दो। यही है जुडिशियल सेल, इसको कोर्ट सेल भी कहा जाता है। तो उस पर क्रेडिटर को किस तरीके से मतलब दिया जाता है पैसा, इसके ऊपर यह है जुडिशियल सेल ऑफ शिप के ऊपर, ताकि जो लोग हैं मतलब जो क्रेडिटर्स हैं उनको दिक्कत ना हो फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। दिस इज द थिंग एंड ये डेवलप किया गया अनसीट्राल यानी कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के द्वारा, याद रखिएगा। इसे बीजिंग कन्वेंशन ऑन जुडिशियल सेल ऑफ शिप्स भी कहा जाता है, क्योंकि बीजिंग में स्टार्ट हुआ है ना, तो बीजिंग कन्वेंशन ऑन द वो आपका जुडिशियल सेल ऑफ द शिप्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, समझ में आ गया आपको। तो ये मैंने आपको बहुत सरल भाषा में बताया जुडिशियल सेल ऑफ द शिप के बारे में, है ना। तो इसके बेसिक रूल्स भी हैं कन्वेंशन के जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे दो तरीके से इस वजह से मेंशन है, एक नोटिस है, नोटिस ऑफ जुडिशियल सेल आर्टिकल 4 है, सर्टिफिकेट ऑफ जुडिशियल सेल आर्टिकल 5 है, एक ऑनलाइन रिपोजिटरी इस्टेब्लिश किया जाता है इसके द्वारा, इन विच जो कि कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन देख सकता है ना। और द कन्वेंशन रिजीम इज क्लोज्ड, कन्वेंशन जो है थोड़ा क्लोज नेचर का है, क्यों? क्योंकि इट ओनली अप्लाइज अमंग द स्टेट पार्टीज, जो पार्टीज़ हैं, जो स्टेट कन्वेंशन की पार्टीज़ हैं वही इसके अंदर इंक्लूडेड है, मतलब उन्हीं के ऊपर ये लागू होता है, बाकी के ऊपर लागू नहीं होता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा शिप की रजिस्ट्री, ये सारी चीज़ें भी मेंटेन की जाएंगी इसमें। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़पेपर की तरफ। तो न्यूज़पेपर जैसे ये आज 21 तारीख का पहले जो फ्रंट पेज की न्यूज़ है वो है लोकसभा पासेस द हिस्टोरिक विमेन रिजर्वेशन बिल। अपन 2 दिन से यही बात कर रहे हैं विमेन रिजर्वेशन बिल की, जिसमें 33% यानी कि 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा टू द विमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। हाँ, इसमें कैविएट एक गवर्नमेंट ने ये डाला है कि ये लागू होगा 2026 के बाद से, 2026 के सेंसस के बाद से। अब 2026 के सेंसस के बाद का मतलब क्या हुआ कि 2024 में चुनाव होने वाला है, वहाँ पे ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये रही। दूसरा आपको याद रखना है इस बिल का जो नाम है वो नाम हिंदी में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। द नेम ऑफ द बिल इज़ देयर इन हिंदी एज वेल, यहाँ पे लिखा है शायद, हाँ ये देखो लिखा है ये, इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है, इसका नाम क्या रखा गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम।
तो ये है, और ये लिखा गया द वुमेन रिजर्वेशन विल ओनली बी अवेलेबल इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर 2029, 2029 के बाद ही ये लागू हो पाएगा वुमेन रिजर्वेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2024 के चुनाव में तो नहीं हो पाएगा, 2029 वाले चुनाव में देखा जा सकता है। इसको लाया गया है 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रूप में, 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रूप में लाया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा, 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम रखा गया है। इसमें लोकसभा और स्टेट असेंबलीज जो रहेंगी उनमें 1/3 यानी कि 33% का रिजर्वेशन वुमेन के लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल आसानी से मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट कोई वेबसाइट चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ और आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली मैं कवर कराऊंगा, है ना। तो आपको बिल्कुल बस लाइक करें, शेयर करें, वो आप अपनी तरफ से करिए, बाकी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अगली है स्टडी थ्रोज लाइट ऑन हाउ ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटीज अफेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको जैसे ही आपने टाइटल पढ़ा तो आपको एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि भैया ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी है क्या। देखो आर्टिकल में नहीं सवाल समझाया गया है कि ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी क्या है। मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा एक टाइम लूँगा ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी समझाने के लिए। देखो ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी ये मैंने बर्कले की वेबसाइट है वहाँ से निकाला हुआ है। देखो क्या होता है, जब जैसे हमारा जब यूनिवर्स फॉर्मेशन हो रहा था या जो मतलब अलग अलग चीज़ें स्टार बन रही थी या कोई चीज़ बन रही थी, तो क्या होता है कि सपोज करो ऐसा नहीं होता कि यूनिफॉर्म डेंसिटी तो नहीं रहती किसी भी चीज़ में। जैसे मान लो ये स्टार बना तो ये नेबुला है, सपोज करो ये नेबुला है, तो इसमें यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं रहेगी। कुछ रीजन्स इसके ओवर डेंस रहेंगे, सम रीजन्स विल बी ओवर डेंस, और कुछ रीजन कम डेंस रहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि नीचे आपको ये दिख रहा होगा मोज़ेक दिख रहा है ना, ये तो जैसे ये मोज़ेक देखो चलता हुआ आपको दिख रहा है, इसमें कुछ रीजन ज़्यादा डेंस दिख रहे हैं, कुछ रीजन कम डेंस दिख रहे हैं, दिख रहा है एक्रीशन होता जा रहा है। तो क्या था ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी में यही होता है। क्या होता है कि जैसे ये रीजन है, अगर मान सपोज करो ये रीजन ए है और ये रीजन बी है, रीजन ए जो है वो ज़्यादा डेंस है रीजन बी से, अगर तो क्या होगा धीरे धीरे इसकी ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसका और ज़्यादा होगा। मास चूंकि ज़्यादा है तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो ये डेंस रीजन और ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा अपने पास। ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ गया तो और चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगा, तो डेंस रीजन और ज़्यादा ओवर डेंस हो जाएगा। मतलब वो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, वो डेंस रीजन को और ज़्यादा डेंस बनाती रहेगी। ये ग्रेविटी की एनॉमली है, एक इंस्टेबिलिटी है, और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी इज दैट कि जो डेंस रीजन रहता है वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़्यादा रहता है, वो डेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है और ज़्यादा ओवर डेंस कर देती है, ठीक है ना। तो ये ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी, और यही अभी बेसिकली है ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी जो इफेक्ट करती है वो गैलेक्सीज के एवोल्यूशन से लेकर के स्टार के फॉर्मेशन तक हर चीज़ को इम्पैक्ट करती है, ठीक है ना। तो दिस हैज़ बीन द थिंग विच वॉज देयर, जो कि अभी एनालाइज की गई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। इन्होंने देखो पता किया कि दैट स्पाइरल गैलेक्सीज लाइक मिल्की वे एग्जिबिट अ हायर मीडियन स्टार फॉर्मेशन रेट, लोअर स्टेबिलिटी, लोअर गैस फ्रैक्शन एंड अ स्मॉलर टाइम स्केल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रेविटेशनल स्टेबिलिटीज। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, जो स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी हमारी है, वहाँ पे मीडियन स्टार फॉर्मेशन रेट ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी कम होती है, गैस फ्रैक्शन कम होता है, और टाइम स्केल जो होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रेविटेशनल स्टेबिलिटी वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक और टर्म था जो कि आया था, लेट मी सी कौन सा टर्म है, रेड शिफ्ट, एक टर्म है रेड शिफ्ट। तो क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, जैसे विबग्योर अपन ने बात की, विबग्योर। अब ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर किसका ऑर्डर है, ये वेवलेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, है ना, जिसमें सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट की, फिर उसके ऊपर इंडिगो की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की, फिर रेड की। दिस इज द थिंग। अब क्या होता है कि कई बार जो वेवलेंथ है लाइट की वो स्ट्रेच होने लगती है। समटाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट गेट्स स्ट्रेच्ड। तो क्या रहता है कि जो वॉयलेट है, अगर मैं जैसे मान लो विबग्योर मैंने लिखा, फिर से लिख देता हूँ विबग्योर। अब अपन सपोज करो मैं अगर वॉयलेट की वेवलेंथ को बढ़ाना शुरू कर दूंगा तो धीरे धीरे वॉयलेट की वेवलेंथ रेड को अप्रोच करना शुरू कर देगी, कि नहीं कर देगी अगर मैं वॉयलेट की वेवलेंथ बढ़ाऊंगा तो लाइट जब मैं वेवलेंथ बढ़ाता हूँ या लाइट को जब स्ट्रेच करता हूँ उसकी वेवलेंथ को, तो उसमें जो उसके फीचर्स हैं वो शिफ्ट होने लगते हैं टुवर्ड्स द रेड, है ना, रेड की तरफ शिफ्ट, क्योंकि विजुअल लाइट की बात कर रहे हैं। विजुअल में
तो वेवग्योर ही है। अब तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो है रेड की तरफ शिफ्ट होने लगता है। इसीलिए जो बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि आपको रेड दिखने लगता है एटमॉस्फेयर और ये सब, वो रेड शिफ्ट के कारण ही है, ठीक है ना। तो रेड की तरफ शिफ्ट होने लगता है, वेवलेंथ स्ट्रेच हो जाती है, बढ़ जाती है, एंड रेड की तरफ जब शिफ्ट होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट फिनोमिना। तो ये याद रखना, लाइट को जब स्ट्रेच करेंगे तो उसकी वेवलेंथ बढ़ने लगेगी। अगर कहीं आपसे पूछते हैं कि रेड शिफ्ट की तरफ समय क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ती है, वेवलेंथ घटती है, तो बढ़ती ऑब्वियस सी बात है ना। आगे मूव करते हैं, टेकिंग अ जायंट लीप फॉर अ न्यू एथिक्स इन आउटर स्पेस। देखो ये आर्टिकल सब आज अगर आप पूरा पढ़ो तो इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय एक दो फैक्ट्स के, जैसे कि यहाँ पे साउथ पोल में कौन पहले गया, तो जैसे एमंडसन का नाम यहाँ पे लिखा कि एमंडसन जो थे अपने डॉग्स के साथ, स्लेजेस के साथ जो थे वो साउथ पोल में पहुँच गए। उसके बाद स्कॉट पहुँचे, स्कॉट जो थे वो 34 दिन लेट पहुँचे थे, ठीक है ना। इसके अलावा और आपको बता दूं कि साउथ पोल पे जो कैंप लगाया था यहाँ पे एमंडसन, उसका नाम था पोल हीम। क्या नाम रखा था उन्होंने? पोल हीम नाम रखा था, यानी कि पोल होम, यानी कि नॉर्थ में जो इसका मीनिंग होता है नॉक्स में होता है, ठीक है ना, पोल होम, ठीक है ना। तो पोल हीम उन्होंने नाम रखा था। इसके अलावा he renamed the Antarctic plateau as the King Haakon 7 plateau। उन्होंने किंग हाकॉन 7 प्लेटू नाम रख दिया था एंटार्क्टिक प्लेटू का, किंग हाकॉन 7 प्लेटू। अगर आपसे कहीं कोई क्वेश्चन पूछता है कि किंग हाकॉन 7 प्लेटू कौन से प्लेटू को कहा जाता है, तो इट इज़ द एंटार्क्टिक प्लेटू, ठीक है ना। तो ये भी उनके मोनार्क के ऊपर रखा गया था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। इसके बाद ऑथर ने कहा कि जैसे एमंडसन साउथ पोल में गए, सक्सेसफुल रहे, वैसे ही मतलब नॉर्वे ने एक बार अंटार्कटिका का एक पूरा एरिया ही अपने ऊपर अपने नाम कर लिया। उन्होंने कहा कि ड्रॉनिंग मॉड लैंड, उसका नाम था ड्रॉनिंग मॉड लैंड, वहाँ पे क्वीन मॉड लैंड थी, इसके नाम इस कारण से ड्रॉनिंग मॉड लैंड नाम का एरिया नॉर्वे ने क्लेम कर लिया अंटार्कटिका का, ठीक है ना। इसके अलावा किंग हाकॉन की वाइफ थी एक क्वीन मॉड लैंड, है ना। किंग हाकॉन 7 मैंने आपको बता दिया, नॉर्वे की तरफ से था, है ना। इसके अलावा उन्होंने पीटर वन आइलैंड भी क्लेम कर लिया नॉर्वे ने, ठीक है ना, एंटार्क्टिका। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री इस तरीके से यहाँ पे ऑथर ये बताना चाहते हैं कुल मिलाकर के कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं, जैसे अंटार्कटिका हो गया या आउटर स्पेस हो गया फॉर दैट मैटर, ये किसी एक कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी वन कंट्री। जैसे इंडिया ने अब चंद्रयान भेजा, साउथ पोल को कवर कर लिया, मून के साउथ पोल को, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं इंडिया कर सकता कि साउथ पोल को अपनी प्रॉपर्टी बना ले, है ना। इट इज़ नॉट, इट इज़ फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। ऑथर का ये कहना है कि ये किसी एक प्रॉपर्टी, किसी एक कंट्री की नहीं हो सकती, ये पूरी पूरी ह्यूमैनिटी की रहेगी, है ना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट कम एंड पहले आप अराइव होगा इस कारण से आप उसमें क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। यू कैन नॉट अराइव एंड क्लेम कि ये आपके प्रॉपर्टी। तो इस कारण से ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे आउटर स्पेस के लिए हमको एक प्रॉपर एग्रीमेंट, प्रॉपर एथिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, जिसमें कि जो पीसफुल तरीके से ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए मून का और इन सब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हो सके, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मून एग्रीमेंट की बात की गई है। मून एग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1979 में। रेजोल्यूशन 34/68 था, याद रखिएगा। इसमें आउटर स्पेस ट्रीटी के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनको एलैबोरेट किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेस प्रोबिंग की बात भी की गई फॉर ह्यूमैनिटीज़ वेलफेयर एंड ऑल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। याद रखिएगा, मून एग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा 1979 में। इस एग्रीमेंट में कहा गया कि मून एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज आर द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड एंड दैट एन इंटरनेशनल regime should be established to govern the exploitation of such resources when such exploitation is about to become feasible। तो याद रखिएगा, मून एग्रीमेंट काफ़ी फार साइटेड है एंड अब जो है ज़रूरत है कि मून एग्रीमेंट के हिसाब से एक इंटरनेशनल रजीम बनाई जाए, जैसा कि मून एग्रीमेंट में लिखा गया है, हाँ। क्योंकि अब मून तक लोग जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, है ना। एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। 3 years ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड है यूएई, इज़राइल और बहरीन के अंदर जो एग्रीमेंट किया गया है। इज़राइल, यूएई और बहरीन के साथ एग्रीमेंट किया गया है, 2020 में किया गया था ये, ठीक है ना।
एंड फिर उसके बाद मोरक्को भी ज्वाइन कर गया था अब्राहम अकॉर्ड्स में, ठीक है ना। और अब्राहम अकॉर्ड में जुड़ने के बाद मोरक्को ने भी अपने इजराइल के साथ रिलेशंस अच्छे करने शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पर ऑथर ने बताया कि अब्राहम अकॉर्ड जब से हुआ है तब से इजराइल और इन कंट्रीज यूएई और मोरक्को और इन सब के बीच में काफ़ी अच्छे नॉर्मलाइज रिलेशन चल रहे हैं। प्लस जो टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 175% टूरिज़्म की ग्रोथ हुई है यूएई से इजराइल के बीच में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दे हैव ओपनड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ ऑल द कंट्रीज़ एंड फॉर इंडिया एज वेल, क्योंकि इंडिया के पार्टनर कंट्रीज़ में यूएई भी आता है, इंडिया के पार्टनर कंट्रीज़ में आपका इजराइल भी आता है। अगर इनके रिलेशन अच्छे रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया को भी बेनिफिट होगा, इंडिया की जो बिजनेस कम्युनिटी है डायस्पोरा उसको बेनिफिट होगा, है ना। इसके अलावा वहाँ से ट्रेवल आसान हो जाएगा। मान लो इजराइल से किसी को स्टडी करने के लिए जाना है, इजराइल जाना है, यूएई से जाना है इंडियन को, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे बताया कि 2021 में जो इजराइल टू यूएई विजिट्स हैं, इजराइल टू यूएई विजिट उनमें 172% का ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है ना। एंड सेम आपको बहरीन के साथ भी देखने को मिला है जो ग्रोथ हुई है। तो ऑथर ने वही कहा है कि अब्राहम अकॉर्ड काफ़ी सक्सेसफुल रहे। अब्राहम अकॉर्ड के ही जैसा एक और एस्टैब्लिशमेंट है एक ग्रुप का I2U2 ग्रुप, ऑथर ने कहा इंडिया को बेनिफिट इसका मिलेगा, इसमें इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई है। I2U2 है ना, इंडिया, इजराइल, यूएस एंड यूएई है। एंड ये अब्राहम अकॉर्ड के साथ अगर जोड़ देते हैं हम तो हमको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो वाटर हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, स्पेस हो, हेल्थ हो, फूड सिक्योरिटी हो, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे ऑथर ने ये भी कहा है कि भैया हमको ये कंसंट्रेट करना है कि यूथ जो है, एक तो एम्प्लॉयमेंट यूथ का, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ को बढ़ाना है, प्लस यूथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाएं इन कंट्रीज के साथ, ताकि क्योंकि जब तक आप यूथ को नहीं लगाओगे काम पे तब तक आप डेवलप नहीं कर सकते। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यूएई का कुछ एग्जाम्पल ऑथर ने दिया, जैसे यूएई ने अपने एजुकेशन में होलोकॉस्ट एजुकेशन भी इंक्लूड कर लिया है एज अ मैंडेटरी, क्योंकि भाई ये इजराइल को खुश करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, है ना। एंड अब्राहम अकॉर्ड ने बताया कि किस तरीके से यूनिटी में शक्ति होती है और यूनिटी किस तरीके से आपको आगे ले जा सकती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। रिव्यू ऑफ पाकिस्तान हायर जुडिशरी, देखो ये आर्टिकल बिल्कुल नहीं पढ़ने का है, बिल्कुल फालतू आर्टिकल है सिवाय एक चीज़ के, लॉ ऑफ नेसेसिटी। तो यहाँ पे ऑथर ने लॉ ऑफ नेसेसिटी बताया, वो देख लेते हैं। हेनरी डी ब्रैक्टन, याद रखिएगा 13th सेंचुरी मिडिएवल ज्यूरिस्ट थे जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के बारे में बताया था, हेनरी डी ब्रैक्टन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहती है कि दैट विच इज़ अदरवाइज नॉट लॉफुल इज मेड लॉफुल बाय नेसेसिटी। जो भी चीज़ लॉफुल नहीं है वो नेसेसिटी के कारण कई बार लॉफुल बन जाती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी सेज दैट दैट विच इज़ अदरवाइज नॉट लॉफुल इज मेड लॉफुल बाय नेसेसिटी। तो ये पाकिस्तान में दिस डॉक्ट्रिन वाज यूज्ड इन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका है पाकिस्तान में। तो बस बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्या है मैंने बता दिया। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। लेट्स सी, यहाँ पे तो न्यूज़ ऐसी नहीं है जो डिस्कस की जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच टू एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ एक्सटेंडिंग कोटा। अब देखो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विच विल बी हेडेड बाय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो आपको पता होगा जिसमें कम से कम 5 जज बैठे हैं, ऐसी बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाती है, ठीक है ना। अब देखो क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, संविधान बना 1950 में, फिर 50 से क्या होने पहले चुनाव भी हुए, तो आप सबको पता है कि रिजर्वेशन दिया जाता है SC ST कम्युनिटी को लोकसभा में, ठीक है ना। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लोकसभा असेंबलीज में क्या किया जाता है, आपको रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब ओरिजिनली ये आया था, ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने रिजर्वेशन जो SC ST को दिया था वो केवल 10 साल के पीरियड के लिए दिया था, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। याद रखिएगा, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में हुआ, वहाँ से 10 साल के पीरियड के लिए ही रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है ना। ये हम रिजर्वेशन किसकी बात कर रहे हैं, जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में SC ST को दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है विच डील्स विद द टाइम पीरियड टू सीज रिजर्विंग सीट्स फॉर SC ST, मतलब जहाँ पे लिखा गया है कि कब ये सीज कर जाएगा रिजर्वेशन, आर्टिकल 334 में, तो उसको अमेंड करके बार बार ये पीरियड एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 8वें अमेंडमेंट में किया गया 1969 में, और अभी 104th लेटेस्ट जो किया गया है वो 104th अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2019 का। 104th में एक नई चीज़ ये की गई थी कि एंग्लो इंडियंस को जो दिया जाता था रिजर्वेशन, जैसे 2 सीट्स रिजर्व की जाती थी एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में, वो हटा दिया गया,
ठीक है ना, एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन हटा दिया गया, ठीक है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चेक करेगी कि क्यों हटा दिया क्यों नहीं हटा दिया, उनको ये देखना है कि क्या बार बार आर्टिकल 334 को अमेंड करके उसका टाइम पीरियड बढ़ाना क्या ये सही है कि नहीं। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विल डिसाइड whether the parliament can use its constituent power to repeatedly amend article 334 merely in order to keep reservation of seats for the SC/ST communities in the Lok Sabha and legislative assemblies of the state alive। तो क्या ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, आई होप सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेता है देखेंगे। कल मैंने आपको नागोर्नो काराबाख के बारे में बताया था जो कि अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच का एक डिस्प्यूटेड रीजन है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको मैप दिख रहा होगा, यहाँ पर है आपका अजरबैजान है ना, जिसमें ऊपर यहाँ पर रशिया टच कर रहा है, इधर जॉर्जिया टच कर रहा है, इधर आर्मेनिया टच कर रहा है, फिर इधर ईरान टच कर रहा है ना, इधर कैस्पियन सी लगा हुआ है अजरबैजान से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर है आर्मेनिया, ठीक है ना, आर्मेनिया में येरेवन नाम की जगह पे आपको दिख रही होगी। यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये जो रीजन है, दिस इज द डिस्प्यूटेड रीजन। हालांकि इंटरनेशनली ये अजरबैजान का पार्ट माना जाता है, याद रखिएगा, इंटरनेशनली अजरबैजान इसको अपना पार्ट मानती, बट दीज आर ऑक्यूपाइड बाय आर्मेनिया और आर्मेनियन लोग इसमें ज़्यादा है, एथनिकली आर्मेनियन है, इस कारण से यहाँ पे आर्मेनिया को माना जाता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, समझ में आ गया होगा आपको। अभी काफ़ी लोग यहाँ पे मर गए थे इसलिए सीज फायर किया गया है, दैट इज अ थिंग। आगे बढ़ते हैं। एडीबी लोअर्स इंडियाज जीडीपी ग्रोथ आउटलुक टू फॉर दिस फिस्कल। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि लोन प्रोवाइड करता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स इन द मेंबर कंट्रीज। मैं आपको बता दूं इसमें मेंबर कंट्रीज केवल एशिया की नहीं है, ऐसा मत सोचें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो केवल एशियन कंट्रीज मेंबर होंगी, नॉन एशियन कंट्रीज यूएस भी इसका मेंबर है, ठीक है ना। इनफैक्ट जो हाईएस्ट मेंबरशिप इसमें है पर शेयर है वो जापान का है, उसके साथ फिर यूएस का है। आई थिंक जापान और यूएस का बराबर ही है, बट नंबर 1 पे हम जापान बोलते हैं फिर यूएस बोलते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 1966 में हुआ था, 1966 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और याद रखिएगा लीडरशिप जिसमें जापान को ज़्यादा दी गई थी, तो जापान में हेडक्वार्टर जो है इसका वो आपका मनीला फिलीपींस में है, याद रखिएगा हेडक्वार्टर इज मनीला फिलीपींस। पहले इसके 31 मेंबर्स थे, आज इसके 68 मेंबर्स हैं। 68 में से 49 तो रीजनल मेंबर्स हैं, मतलब एशिया के मेंबर्स हैं, 19 नॉन रीजनल मेंबर्स भी हैं। तो ये याद रखना कि रीजनल मेंबर्स 49 है और नॉन रीजनल 19 मेंबर्स हैं, तो एक ये चीज़ भी हो गई। एंड जो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इट एडमिट्स द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। यूएन स्कैप के मेंबर्स को भी ये एडमिट करता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। एंड अदर नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज भी इसके मेंबर हैं, ठीक है ना। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ये वर्ल्ड बैंक के जैसे ही होती है। वोट्स नंबर कंट्रोल होते हैं बाय मेंबर इज कमेंसरेट विद द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय दैट मेंबर। वो शेयर कितने मेंबर, वो मेंबर कितने शेयर होल्ड करता है, इसके बेसिस पे होता है। जापान सबसे हाईएस्ट नंबर शेयर करता है ना। ओनरशिप ऑफ द बैंक 15.8% जापान के पास है। उसके बाद यूएसए आता है, ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे ओल्डेस्ट येट फॉसिल्स ऑफ प्लांट ईटिंग डायनासोर फाउंड इन राजस्थान। तो राजस्थान में प्लांट ईटिंग डायनासोर, बहुत पुराना प्लांट ईटिंग डायनासोर जो है उसका फॉसिल जो है वो मिला है। याद रखिएगा आईआईटी रुड़की हैव कैरेक्टराइज्ड डायनासोर फॉसिल्स फ्रॉम द मिडिल जुरासिक पीरियड फाउंड इन द थार डेजर्ट नियर जैसलमेर। तो ये मिला है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये ढूंढा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो फैमिली है डायनासोर की वो है डिक्राईसॉरिडे फैमिली, एंड सुपर फैमिली है डिप्लोडोसिडिया फैमिली, ठीक है ना। एंड ये जो फॉसिल है इसका नाम रखा गया है, इस डायनासोर का नाम रखा गया है थारोसॉरस इंडिकस। थारोसॉरस क्यों? थारो जो है वो थार डेजर्ट से है, सॉरस का मतलब होता है लिजर्ड और इंडिकस का मतलब है इंडियन ओरिजिन। थारोसॉरस इंडिकस, पधारो मारो देश वाला थारो है ये, थारो इंडिकस, थारोसॉरस इंडिकस, ठीक है ना। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 3 लोग थे, उन्होंने फॉसिल को ढूंढा, थारोसॉरस इंडिकस। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो एक साइंटिफिक एजेंसी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, सेकंड ओल्डेस्ट है इंडिया की, सर्वे ऑफ इंडिया के बाद सबसे ओल्डेस्ट इंडिया में सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में बनी थी, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। एंड इसका जो मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस आती है,
1852 तक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्राइमरली एक मतलब कोल के एक्सप्लोरेशन के बारे में काम करता था, है ना, फॉर स्टीम ट्रांसपोर्ट, ऑयल रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें देखता था। लेकिन बाद में फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई। आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, है ना। इसके स्कोप को बढ़ाने के लिए थॉमस ओल्डहैम का नाम भी काफ़ी याद आता है, थॉमस ओल्डहैम का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा मत पढ़ो फालतू डोन डायनासोर्स के बारे में। चलो मैं फिर भी बता दें, चलो देख लेते हैं कुछ चीज़ें और। अब ये जो थारोसॉरस इंडिकस है ये आता है कौन से ग्रुप का आता है, सौरोपॉड्स ग्रुप का आता है। सौरोपॉड्स जो थे पहली बार अर्थ में आए 200 मिलियन ईयर एगो आए। वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट डायनासोर्स थे ये, है ना। तो 65 मिलियन ईयर्स एगो फिर ये एक्सटिंक्ट हुए, याद रखिएगा 65 मिलियन ईयर्स एगो। सौरोपॉड्स थारोसॉरस की बात कर लेते हैं। वैसे जो ये जो डिप्लोडोकोइड फैमिली है या सौरोपॉड फैमिली, वैसे ये बड़े होते थे, बट ये जो इंडिया में मिला है फॉसिल इसका, ये बहुत बड़ा नहीं था, साइज इसकी कम थी और ये प्लांट ईटिंग था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। यहाँ पे एन एंशिएंट लैंड मास ब्रोक अप गिविंग अस द पिंक डायमंड्स। तो याद रखिएगा ये बात कहाँ की चल रही है, बात चल रही है आर्गाइल माइन की, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना। आर्गाइल माइन ऑस्ट्रेलिया में है। वर्ल्ड के 90% से ज़्यादा पिंक डायमंड जो है एवर फाउंड और डिस्कवर्ड, वो आर्गाइल माइंस में ही आते हैं, ठीक है ना। इट इज़ इन द रिमोट नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बट क्यों ये आर्गाइल माइल में ही आते हैं, इसके बारे में पूछा गया, उसके एज में ही क्यों मिलते हैं, ठीक है। तो वो अभी भी एक मिस्ट्री है। ऑथर का ये कहना है कि जो की कंपोनेंट है वो कार्बन है, और वो कार्बन कम से कम 150 किलोमीटर अंदर होना चाहिए। दो चीज़ें तो ये हो गई। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जो प्रेशर है वो बिल्कुल राइट अमाउंट का होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड तीसरा एक मिसिंग जो लिंक था वो नहीं पता चल रहा था क्या है, तो वो है एज ऑफ द प्लेटू, एज में होना चाहिए। तो रिसर्चर्स हैव यूज्ड लेज़र थिनर, एंड यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक और जो इम्पॉर्टेंट मिसिंग इंग्रेडिएंट है वो है कि जो ये जो डायमंड है सरफेस पे शूट होना चाहिए, मतलब नीचे से प्रेशर के साथ सरफेस पे शूट होना चाहिए, तब जाकर के ये पिंक डायमंड्स बनता है। तो आर्गाइल माइन ज़रूर याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा ऑथर ने लोकेशंस बताई हैं कुछ जगहें जो कि हो सकता है जहाँ पर ये पाया जाए। तो यहाँ पे एक बता दूँ, नूना नाम आया। तो नूना क्या है थोड़ा सा ये अपन देख लेते हैं। नूना एक्चुअली एक सुपर कॉन्टिनेंट था, बहुत पूरा पहले 1.3 बिलियन ईयर्स पहले जो था ये वर्ल्ड का पहला सुपर कॉन्टिनेंट था। याद रखिएगा, वर्ल्ड का पहला सुपर कॉन्टिनेंट नूना था, ठीक है ना। नूना को ही कोलंबिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नूना और कोलंबिया इट इज़ वर्ल्ड्स अर्थ्स एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट, याद रखिएगा इसको। पहले जॉन J.W. रॉजर्स और M. संतोष ने 2002 में इसके बारे में बताया, है ना। एंड इनका ये कहना था कि ये 2500 से 1500 मिलियन ईयर एगो ये था, 2500 से 1500 मिलियन ईयर एगो ये था, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। नूना सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और इनका ये कहना है कि नूना के जो ओल्ड माउंटेन बेल्ट्स हैं, नूना के जो एजेस को बनाती हैं कॉन्टिनेंट के ब्रेकअप के बाद, वो उन एजेस में पिंक डायमंड आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कनाडा हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया जैसे, तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने बताई। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नूना आपको पता चल गया होगा, पिंक डायमंड का थोड़ा पता चला। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।